वालेकुम अस्सलाम। तो फिर भी डर नहीं, तो बोल यूं कर दे, मैंने कब माना। अच्छा अरसलान, आपने कोई और उसके अंदर एडिशनल चीज देखी आई में? नहीं सर। अच्छा अच्छा, ये आज कुछ वाइवे वाले भी लोग आएंगे तो उनमें से किसी से पूछते हैं सवाल। सुहेब, आपसे सवाल शुरू करते हैं, ठीक है? आवाज आ रही है आपको? सुहेब, आवाज आ रही है? अजहर, आपको कोई एमसीक्यूज मिले आई के? सर मिले हैं बिल्कुल। आप बताओ। जी सर, अब आ रही है। अब एक मिनट, सुहेब से पहले सवाल पूछ लेता हूँ, इतनी देर में आप कंपाइल कर लो अजहर, ठीक है? ठीक हो गया। क्योंकि ये इनका वाइवे का है ना, तो ये इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने उन्हें जो कल और परसों डिस्कस किया था वो रिवीजन हो जाएगी, ठीक है? अच्छा सुहेब, आपको सिनेरियो है कि एक 10 साल का बच्चा है, उसको जो है ना पेनिट्रेटिंग आई इंजरी हो गई है, ठीक है? पेनिट्रेटिंग आई इंजरी, तो उसको सर्जन ने एक्सप्लोर करना है, तो आप कैसे उसको इवेलुएट करेंगे और कैसे आप उसको एनेस्थीसिया देंगे? जी सुहेब। Okay. First of all, we will evaluate this patient on the basis of history, examination, and investigations. The main concerns in this patient are as the patient is a 10-year-old child. Also, we will discuss with the surgeon that the extent of the injury and also the urgency of the surgery. In the examination, एक we will. एक सेकंड, यहाँ पर आपने सारी बातें बिल्कुल सही बता दी हैं। एक बात इसमें और बता दो कि पेनिट्रेटिंग इंजरी आइसोलेटेड और एसोसिएट और कंबाइंड विद एनी अदर इंजरी, ठीक है, एज पार्ट ऑफ पॉलीट्रॉमा, ठीक है? ये आपने जुमला बोल देना है, क्योंकि हो सकता है ना पेनिट्रेटिंग आई इंजरी कैसे हो गई, ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है ना। तो आपने ये बोल देना है। बाकी ये है कि इसमें ये आपने बाकी सारी बातें बता दी हैं, एक ये बता दें और इसमें ये कहें कि क्योंकि इट्स एन इमरजेंसी तो पेशेंट विल बी फुल स्टमक, पेशेंट विल बी कंसिडर्ड फुल स्टमक, ठीक है? आगे बताओ, शाबाश। In the investigation, I will go for the CBC to look for the platelet and the hemoglobin of this patient, RFTs, LFTs, also chest X-ray in this patient. And देखो LFTs, RFTs आप क्यों करवाएंगे? 10 साल का बच्चा है। स्किप भी कर सकते हैं, यस सर। ठीक है, जो चीजें रेलिवेंट बनती हैं वो पूछेंगे ना। आप इसका आंसर, इसी के आंसर में आप इस तरह बोलना शुरू करो कि आई विल इवैल्यूएट द पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, एंड if history and examination is pointing towards any other thing, then you will go for investigation. समझ आई बात? देखो ये जुमला आपको याद कराया है, मैंने ही याद कराया है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है ये भी तो बात है ना। मतलब लाइक ये कि अगर हिस्ट्री में पॉइंटिंग होगा तो आप करेंगे, क्योंकि आपने इस और साथ यहाँ पर आप बोलें कि उस टाइम पे जब आपने ये जुमला बोला ना कि वी विल इवैल्यूएट द वेदर द पेनिट्रेटिंग इंजरी इज आइसोलेटेड और अ पार्ट ऑफ सम पॉलीट्रॉमा, ठीक है? ये आपने हिस्ट्री में ही आपको पता चल गई ना ये बात। और उसके बाद जो है वो आपका जो है वो अगर मिसाल के तौर पे पॉलीट्रॉमा है तो फिर वो पॉलीट्रॉमा आम तौर पे चांसेस नहीं होंगे कि पॉलीट्रॉमा है, लेकिन आपने बोल देना है, ठीक है? if there is part of polytrauma, their approach will be according to the ATLS guidelines, ठीक है, on the basis of airway breathing circulation disability exposure approach, ठीक है? ये बता के आगे, क्योंकि यूं वाइवे में तो उनके पास तो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना, तो वो डेफिनेटली वो उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन आपने ब्रेकिंग सेंटेंस में आपने बता दिया कि इट्स एन इमरजेंसी, इट्स अ बेबी
ठीक है, 10 साल का बच्चा है तो 10 साल के बच्चे के जो कंसर्न है वो आ गए, और उसके अलावा जो आपने कर दिया। अब इस पेशेंट को, अब मैंने आगे में अगर वो आपको सिनेरियो में कुछ आपको बता देगा तो इसके अंदर हमको क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि वो बच्चा जो है वो फुल स्टमक है। सुहेब आपके पीछे शोर हो रहा है, आप प्लीज आवाज कम बंद करवाओ। ठीक है, तो अब आपने इस पेशेंट को डिस्कस किया सर्जन ने, तो सर्जन ने कहा है कि भाई ये आई डैमेज होने का खतरा है तो फौरी तौर पे प्रोसीड करना है। व्हाट विल यू डू? Okay, the concern in this patient as it is an urgent surgery. Also, it is a full stomach patient. Also, concerned about the difficult intubation, difficult IV line in this patient, and urgent surgery. I have already told. And also now we'll come to the monitoring. We will attach standard 1, standard 2 monitoring with special emphasis to the temperature control. अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर गए। जो पेनिट्रेटिंग आई इंजरी होती है और फुल स्टमक होता है ना, तो आपको फुल स्टमक के अंदर आपने रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करनी है। तो यहाँ पर आई के रेफरेंस से जुमला याद कर लो कि बिकॉज दिस पेशेंट विल बी नीडिंग रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, बट पेशेंट इफ यू आर यूजिंग सक्सामिथोनियम there is chance of increase in IOP. Okay, so you have to decide risk versus benefit. If there is availability of rocuronium and Sugammadex, then modified rapid sequence induction will be a better choice. But if it is not there, you have to outweigh the risk versus benefit, and priority is given to the airway. ठीक है, priority is given to airway, and you can use some techniques to minimize the effect of सक्सामिथोनियम on IOP. ठीक है, तो ये करके बाकी आपने जो बताना है वो स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 आपने बता दिया और फ्लूइड के बारे में बता दिया, क्योंकि असल में उनका मेन इस जो पेनिट्रेटिंग आई इंजरी का क्वेश्चन है ना, उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स यही हैं कि IOP वर्सेस जो है वो एयरवे। ठीक है, तो अब ये बातें कल हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब आपसे मैं सवाल पूछूंगा, व्हाट इज नॉर्मल IOP? नॉर्मल रेंज उसकी पूछ रहे हैं आप? जी ऑफ कोर्स, ये प्रेशर रेंज वाला ही होते हैं ना, 8 to 10 आई गेस। मैं भी कल तक यही समझ रहा था, मेरी भी रिवीजन हो गई है। कल अरसलान ने हमें बताया है 10 to 20। ठीक है, तो एक्चुअली ही इज राइट, देखो बुक्स में लिखा हुआ है, आप 10 to रेंज बता दें, 10 to 15 बता दें। ठीक है, अच्छा उसके बाद IOP के कौन कौन से एनेस्थेटिक फैक्टर्स होते हैं जिनसे IOP बढ़ सकता है? मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, यस। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे IOP बढ़ता है? सर एक तो बता दिया सक्स की वजह से, और केटामीन यूज नहीं करेंगे इन पेशेंट में, और माय बेस्ट फ्रेंड याद आ रहे हैं? माय बेस्ट फ्रेंड में से कई, माय बेस्ट फ्रेंड में से कई चीजों से IOP बढ़ता है। हाइपोक्सिया से बढ़ेगा, हाइपरकार्बिया से बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो क्या नाम है इसका, जो लेरिंगोस्कोपी है या पेनफुल स्टिमुलस है, बकिंग अगेंस्ट द ट्यूब, उससे बढ़ेगा। ठीक है अरसलान, और कौन कौन से फैक्टर्स थे इसमें ऐड ऑन कर दो आप, शाबाश। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, उसमें सारे लोअर करते हैं सवाई सक्स के, और इसमें जो है एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन से रिलेटेड, मतलब ओपन एंगल या क्लोज्ड एंगल ग्लाइकोमा होगा उसमें, या उसमें आप एट्रोपिन यूज करते हैं या स्कोपोलामीन यूज करते हैं, उससे भी होगा, क्योंकि वो मेडिएटिक्स भी होते हैं, और अगर टॉपिकल यूज किया है। फिर कोरोइडल ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा, जो चीजें कोरोइडल ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएंगी उनसे IOP बढ़ेगा, हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, हाइपरटेंशन। फिर वोलेटाइल सारे लोअर करते हैं IOP को, और इंडक्शन एजेंट्स में सारे लोअर करते हैं सिवाय केटामीन के। फिर जो है अगर प्रेशर आ रहा है, वैसे डायरेक्ट प्रेशर आ रहा है ग्लोब के ऊपर मास्क वेंटिलेशन से, या फिर रेट्रोबल्बर हीमाटोमा हो गया, आपने लोकल ज्यादा इंजेक्ट कर दिया रेट्रोबल्बर ब्लॉक लगाते हुए, या फिर ऑर्बिटल कंप्रेशन आपने जोर से कर दिया मसाजिंग करते हुए आफ्टर द ब्लॉक,
या फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो हम यूज करते हैं, जो रेटिनल सर्जन यूज करता है, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड ब्लड में जाके उसके साथ मिक्स हो जाता है और गैस एक्सपेंशन करवाता है, तो फिर उससे आईओपी रेज हो जाता है। वेरी गुड। अब आपने अगला क्वेश्चन सुहेब से है कि व्हाट इज ऑक्लोकार्डिक रिफ्लेक्स? Sir, it is a reflex which leads to the bradycardia when the surgeon क्या कहेंगे इसको, manipulates the eye muscles. बेसिकली देखो मेरी बात सुनो, इसको आप whenever there is some stimulation in eye, okay, because of some surgical manipulation, usually it can occur in any surgery, but usually it occurs in squint surgery, जहाँ पर जो extraocular muscles होते हैं, ठीक है, तो extraocular muscles की जो है ना, अगर stretch होता है तो उसके अंदर ये हो सकता है, और इसमें ट्राइजेमिनल से इसका एफरेंट होता है, ठीक है, और आगे फिर उसका पाथवे, अरसलान आप एग्जैक्टली बता सकते हो? जिस वक्त जबरदस्त एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। सर ट्राइजेमिनल नर्व से होता है सर लॉन्ग और शॉर्ट सीरी नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व ये अफरेंट नर्व होता है, और फिर ये उससे पहले गैसेरियन गैंग्लियन में रिले करता है, उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल में भी जाता है, और फिर मेडुलरी ऑक्यूलो मेडुलरी रिफ्लेक्सेस हैं ये बेसिकली, तो मेडुला में भी इसका एक रिले होता है, और इफरेंट इंपल्सेस जो है वो वागल्स हैं। हाँ जी, तो इसमें दो रिफ्लेक्सेस आपने और बताए थे, वो भी शाबाश रिवाइज कर दो, एक ऑक्लो इमेटिक रिफ्लेक्स और एक ऑक्लो रेस्पिरेटरी। तो ऑक्लो रेस्पिरेटरी में क्या होता है सर? सडन जो है वो आई की प्रेशर होगा तो उसमें क्या होगा सर? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है उसमें। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है सर वागल नर्व से तो डिप्रेशन ही होना चाहिए, चेक करता हूँ सर मैं एक दफा दोबारा। ठीक है, अच्छा, और दूसरा एक होता है ऑक्लोमेटिक, उसमें मैसेज होती है, ठीक है, उसका भी एफरेंट पाथवे, उसका भी यही होता है। अच्छा, और अब अगला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक वाइवे वाला कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आया है, तो साहेब आपको ही बताना पड़ेगा। आप बताओ शाबाश के जो कौन कौन से आई सर इसको कंप्लीट कर दिया यानी कि बिल्कुल कंप्लीट ही, यही सवाल इसी से मुतालिक ही है कि आई के जो पेशेंट्स होते हैं जो ऑफ्थल्मोलॉजी के, वो कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं यूजुअली? हाँ जी, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। एक मिनट के लिए दिमाग को ला करो। इन्फेक्शन में क्या देंगे सर? एंटीबायोटिक्स तो दे रहे होते हैं बिल्कुल। और आई ड्रॉप्स कौन से होते हैं? उसके अलावा इन्फेक्शन के लिए देते हैं, अगर कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे हो तो कौन सा देते हैं? स्टीरॉइड्स, ठीक है, स्टीरॉइड्स देते हैं। उसके बाद जो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? Acetazolamide. वेरी गुड। Acetazolamide. और शाबाश, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ये तो आपने बता दिया, ये तो बता दिया ना। और इसके अलावा बताओ, एंटीबायोटिक हो गए, स्टीरॉइड्स हो गए, और ड्रग्स लोअरिंग आईओपी, वो कौन कौन सी होगी? एक बीटा ब्लॉकर होगा सर, फिनाइलेफ्रिन भी देते हैं सर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, एसिमॉक्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो पाइलोकार्पिन होता है उससे क्या होता है? उससे आईओपी बढ़ता है या कम होता है? बढ़ेगा। कम होता है आईयूपी उससे। उससे कम होना चाहिए ना। देखो
अच्छा मुझे बताएं कि डायलेट करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां देते हैं? एट्रोपिन, स्कोपोलामीन, और फेनाइलेफ्रीन सर, एथिफ्रीन यूज करते हैं, फेनाइलेफ्रीन ड्रॉप्स। और बेसिकली देखो मैं आपको इस तरह याद रखने का तरीका याद रखें कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम होगा ना, जो सिंपैथेटिक की एक्टिवेशन होगी ना, उसमें प्यूपिल डायलेट होगा, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिवेशन होगी उसमें प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर इसीलिए दिया जाता है लोअर आईओपी कम करने के लिए, टिमोलोल वगैरह ड्रॉप्स होते हैं ना। और जो फिनाइल एफ्रीन है या ये आपका जो वो चीज़ें जो डायलेट करेंगी, उसमें जो टॉपिकल यूज होता है ना, उसमें एक ट्रॉपिकामाइड होता है और एक मिड्रियासिल होता है, ठीक है। तो इसका ये जो दवाइयाँ होती हैं, जितनी भी लेते हैं दवाइयाँ, ये इन सब का जो है वो आपका क्या नाम है इसका, जो है ना सिस्टेमिक इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी देर सवेर एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, उसके सिस्टेमिक इफेक्ट्स आते हैं। जैसे अगर स्टीरॉयड ले रहे हैं तो आपके दिमाग में स्टीरॉयड डिपेंडेंस वाली चीज़ आ जानी चाहिए, एक बार वो जो स्टीरॉयड के जो रिप्लेसमेंट वाली बात आ जा सकती है, अगर उसकी डोज इतनी ले रहा है, एक बात हो गई। अगर पैरासिम्पैथोलिटिक होगा तो क्या इफेक्ट होगा? डायलेट होगा, आईओपी बढ़ेगा। वो तो आईओपी के लिए तो है ना, लेकिन हमारा एनेस्थेटिक इफेक्ट क्या होगा? टैकीकार्डिया, ठीक है। टैकीकार्डिया हो सकता है। वो जो एट्रोपिन के इफेक्ट्स हैं सारे आप बोल सकते हैं, ठीक है। और जो है वो इसी तरीके से एंटीबायोटिक के बारे में कोई आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, क्लोरमफेनिकॉल से ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। और जो स्टीरॉइड्स होते हैं उनसे आईओपी भी बढ़ता है, उससे जो है वो अर्ली कैटरेक्ट डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ये सारी चीजें ये आपसे रिलेटेड नहीं है ज्यादा, लेकिन बहरहाल ये कि आपको पता होना चाहिए ये यूजुअली पैरासिम्पैथोलिटिक ही होती हैं या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स होती हैं, ठीक है। और ओपियोइड्स का, और दूसरी बात ये कि आपको वैसे तो ये कि वो दूसरे कुछ साइंस हैं, ये भी आपको शायद ये यहाँ का डोमेन नहीं है हमारा, लेकिन आपको आई साइंस इन डिफरेंट डिजीज ये आपका टास्क है। इसमें अगर कोई अभी सर्च कर सकता है तो वो शेयर कर दे, ये एकदम से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है, तो ये भी कर लें कि व्हाट आर डिफरेंट आई साइंस इन एनेस्थीसिया रिलेटेड टू एनेस्थीसिया इन डिफरेंट डिजीजेस, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ओपियोइड एक चीज है, डायलेट हो गया है, कोई फिक्स डायलेटेड प्यूपिल हो गया है कोई कंडीशन में, वो आपका एक कंसर्न है, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये आप कर लें, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और ड्रॉप्स भूल गए हैं, एक हमारे से रिलेटेड दवाई है जो दी जाती है आई में, इकोथायोफेट सर। इकोथायोफेट तो चलो है, वो तो आ गया ना, वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ही है ना, वो भी वो दवाइयाँ जो वैसे दूसरी कंडीशन में हम रोज ही यूज कर रहे होते हैं, वो आई में भी यूज होती है। एल्केन, लोकल एनेस्थेटिक्स, ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक्स। तो ये इनके बारे में आपको आई के जो होंगे उसके आपको साइड इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और अगर हम समराइज करें इसको तो इसके अंदर वो दवाइयाँ के जो पेशेंट्स ले रहा है उसके सिस्टेमिक इफेक्ट्स, और वो दवाइयाँ के जो आप एनेस्थीसिया में वो दवाइयाँ या वो पंगे आप जो कर रहे हैं एनेस्थीसिया में उनका आई पे क्या इफेक्ट होगा। ये दो डोमेन हो गई, ऑक्लोकार्डिक रिफ्लेक्स हो गया, पेनिट्रेटिंग आई इंजरी हो गया, और दूसरा मैंने आपको टास्क दे दिया है कि आई सर्जरी, सॉरी, डिफरेंट साइंस इन आई डिजीज, डिफरेंट साइंस ऑफ वेरियस डिजीजेस इन आई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना आई ब्लॉक्स के बारे में ना आपको मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। अरसलान, जो मैंने आपको कल बताया था, टेक्निक के अलावा बातें बता दो, टेक्निक के अलावा नाम, ब्लॉक्स, और उनके बारे में जो मैंने आपको एमसीक्यूज के बारे में बताया था वो इनको बता दो। शाबाश सर। इसमें 3 ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं सर।
पेरीबल्बर ब्लॉक, रेट्रोबल्बर ब्लॉक और सबटिनॉन ब्लॉक। सर उनकी टेक्निक बतानी है क्या? सॉरी क्या बताना है टेक्निक सर? नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि इसमें से एक्स्ट्रा कोनल होता है, इंट्राकोनल कौन सा होता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। हाँ सर, सर पेरीबल्बर जो है वो एक्स्ट्रा कोनल और फेशियल नर्व, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आता है। अभी अजहर हमें एमसीक्यू एंड पे बताएगा जो एमसीक्यू आए हैं इससे रिलेटेड। तो जो है ना बेसिकली ये कि सुहेब आप भी गौर से सुनो, क्योंकि ये सवाल आई के बारे में पूछे जा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा कोनल कौन सा होता है, इंट्राकोनल, उसके बाद फेशियल नर्व किस में ब्लॉक होती है और किस में सेपरेटली ब्लॉक करनी पड़ती है, और हर एक में कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। टेक्निक लास्ट थिंग टू रीड। हमारे लोग पहले टेक्निक पढ़ना शुरू कर देंगे और इन्ना लिल्लाह हो जाएंगे, तो ये चीज लास्ट है। टेक्निक अगर आप को नहीं भी आती तो वाइवे में कोई फेल नहीं करेगा आपको, लेकिन अगर आपको उसके बारे में बाकी बातें पता है तो शो हो सकता है पास हो जाए अगर वाइवे में पूछते। ठीक है, एमसीक्यू में भी टेक्निक के पूछे जाने के चांसेस कम है, बाकी चीजें के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और फिर एक और इसी में अगला भी तुमने बताना है कि रीजनल एनेस्थीसिया में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि कौन कौन सी काउंटरइंडिकेशंस होंगी जिनमें आप रीजनल एनेस्थीसिया में केस नहीं करवा सकते। ठीक है सही जी। सर इसमें जो है पेरीबल्बर ब्लॉक जो है वो एक्स्ट्राकोनल ब्लॉक है, और जो रेट्रोबल्बर ब्लॉक है वो इंट्राकोनल ब्लॉक है। सबटिनॉन ब्लॉक में हम सबटिनॉन स्पेस में जाते हैं कंजक्टाइवा, और सबटिनॉन टिनॉन कैप्सूल से पियर्स करके एपिस्क्लेरल स्पेस में इंजेक्ट होता है। और सर जो रेट्रोबल्बर ब्लॉक है उसमें हमें अलग से फेशियल नर्व ब्लॉक करनी पड़ती है, जो पेरीबल्बर ब्लॉक है उसमें हमें नहीं करनी पड़ती। और अभी जो न्यूअर मतलब टेक्निक्स में ये पेरीबल्बर ब्लॉक सेफेस्ट समझी जाती है, लेकिन उसमें आपको ज्यादा वॉल्यूम इंजेक्ट करना पड़ता है और ऑनसेट इसका स्लो है। लेकिन और सर इसमें आप कुछ कंडीशन में नहीं दे सकते, फर्ज किया कोएगुलोपैथी में नहीं दे सकते आप इसे, या कोई वैसे पेनिट्रेटिंग कोई फेशियल ट्रॉमा ऐसा है कि आप उधर इंजेक्ट नहीं कर सकते, साइट का ट्रॉमा है। अच्छा, फेशियल नर्व किस किस में ब्लॉक करनी पड़ती है और किस में नहीं करनी पड़ती? सर रेट्रोबल्बर में आपको फेशियल ब्लॉक करनी पड़ती है लेदर से, और पेरीबल्बर में नहीं करनी पड़ती। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी, एक पेशेंट है आई सर्जरी का, वो आपसे मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर के तौर पे ये पूछ सकते हैं कि भाई एक 60 साल का जो है ना वो पेशेंट है, उसकी कैटरेक्ट सर्जरी हो रही है अंडर मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या क्या आपके कंसर्न होंगे, सिर्फ कंसर्न बताएं क्योंकि बाकी चीजें डिटेल नहीं करने का है टाइम, तो इसलिए इसमें सिर्फ कंसर्न इसके अंदर आपके दिमाग में क्या क्या होंगे। सर कंसर्न्स में प्री ऑपरेटिव कंसर्न्स हो जाएंगे, जो पीडियाट्रिक या जीरियाट्रिक पॉपुलेशन होती है मोस्टली कैटरेक्ट वाली, तो उसमें उनके जो कंसर्न्स है वो हो जाएंगे। 60 इयर्स है, 60 इयर्स में और क्या हो सकता है? सॉरी 60 इयर्स एज में और क्या कंसर्न होंगे? 60 इयर्स में सर 60 इयर्स में सारे जो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के कंसर्न है वो आ जाएंगे। इसके अलावा आपने जो है उनकी आई को पूरी सर्जरी के दौरान स्टिल रखना है। और ये तो सर्जरी रिलेटेड है ना, इस वक्त हम पेशेंट की बात कर रहे हैं, तो जीरियाट्रिक है तो उसके अंदर ओल्ड एज से रिलेटेड जो जो चीजें वो आप बता सकते हैं ना, कि इसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज, इनके चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और जो फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कंसीडरेशंस है वो होंगी। अगर पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है जैसे सीओपीडी है या हार्ट फेलियर है, तो पेशेंट विल नॉट बी एबल टू लाई फ्लैट, तो यही तो इसका कंसर्न है। इवन अगर कैटरेक्ट में पेशेंट सीधा लेट ही नहीं सकता तो वो कैसे सर्जरी करेंगे वो। ठीक है, और उसके अंदर क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हो सकता है पेशेंट, वो अब एक पेशेंट है आपने उसके शीटें डाल दी हैं उसके मुंह के ऊपर, तो यहाँ पर तो बिल्कुल बहुत माइनर बहुत सेंसिटिव सर्जरी है ना, तो इसके अंदर आपको पेशेंट बिल्कुल स्टिल चाहिए। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर बताना है कि अगर पेशेंट को मिसाल के तौर पे पार्किंसंस डिजीज है या पेशेंट को किसी भी वजह से ट्रेमर्स है, ओल्ड एज में होते हैं ना। ठीक है, ट्रेमर्स हो सकते हैं ना, पेशेंट को होते हैं ना ओल्ड एज के पेशेंट्स में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, समझ आ गई ये बात सारे लोगों जी को?
सर ओक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स को किसी तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे जब हो जाती है तो सर्जन को हम रोकते हैं। ऑक्यूलोकार्डिक तो रिफ्लेक्स को प्रिवेंट करने का प्रैक्टिकली स्पीकिंग कोई तरीका नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्री ऑपरेटिव उसका कोई नहीं है। आप डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया अच्छी रखें तो चांसेस कम होंगे, ठीक है। चलें, वाइवे की एक और कैंडिडेट आ गई है माशाल्लाह से, अल्लाह मियाँ उनको बाकी लोगों को भी हिदायत दे, ठीक है जी। सारा, अब आप, अभी हम लोगों ने वालेकुम अस्सलाम आई डिस्कस की है, तो आई में अब आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा तो सारी आपको इसमें हो जाएंगी। आई से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें, अगर वो नहीं डिस्कस किया हुआ अब तक तो हम कर लेंगे, हमारे पास 13-14 मिनट है। सही सर। तो अच्छा, ये ओक्यूलोकार्डिक रिस्पांस को ब्लंट करने के लिए कुछ लोग प्री ऑपरेटिवली ग्लाइकोवायरुलेट या एट्रोपिन देते हैं। देखिए, एट्रोपिन का इफेक्ट इतनी देर तक नहीं रहता कि देने का कोई फायदा है उसका। ओके, लॉजिकली सोचे ना, ग्लाइकोवायरुलेट चलो कह ले आप डिफेंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये इसको कहते हैं ना कि ये कल लफ्ज इसके लिए लिखा था किसी ने यहाँ पर ग्रुप में, आई फॉरगॉट के किसने लिखा था, एग्जॉस्टेबल रिफ्लेक्स है ये, ठीक है। तो ये रिपीटेड स्टिमुलस से ये हो जाता है। इसका एमसीक्यू के रेफरेंस से इन लोगों को सवाल आते हैं तो उसके अंदर बहुत कंफ्यूजन होती है कि भाई सर्जन को रोकना है या जो है वो एट्रोपिन देनी है, ठीक है। प्रिवेंट करने का कोई खास तरीका नहीं है, लोकल एनेस्थेटिक देते हैं, लोकल एनेस्थेटिक से इटसेल्फ भी हो सकता है, तो इसका कोई वन सिंगल वर्ड आंसर नहीं है। उनसे क्या है कि इट इज देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी कैन यूज बट एक्चुअली देयर इज नो डिफॉल्ट मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इट, ठीक है। आपने एंटिसिपेट करना है, हो तो फौरी तौर पे सर्जन को रोक देना है, और आपने फौरी तौर पे 100% ऑक्सीजन दी और आपने उसको एट्रोपिन दिया, ठीक है। और एमसीक्यू के रेफरेंस से अजहर आप बताओ शाबाश। इसके अलावा अच्छा देखिए, हमने जो डिस्कस किया वो मैं बता देता हूँ ताकि अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज हो तो। हम लोगों ने आईओपी के बारे में बात की, आईओपी कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, एनेस्थेटिक ड्रग्स का क्या इफेक्ट होता है, एनेस्थेटिक डिफरेंट स्टिमुलस मैनूवर्स जो टाइम्स होते हैं, इंट्यूबेशन का टाइम, एक्सट्यूबेशन का टाइम, लाइट एनेस्थीसिया इसमें जो होता है। फिर जनरल आई के कंसर्न्स क्या क्या होते हैं कि भाई जो दवाइयाँ और ड्रॉप्स वो डाल रहे होते हैं उनके इफेक्ट्स होते हैं। फिर जो स्पेशल एज ग्रुप होता है इसमें एक या तो बच्चे होते हैं जिनको कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं, ठीक है, और उनकी कंजेनिटल करेक्टिव सर्जरीज होती हैं। उनके अंदर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर नेजल कैविटी, जैसे डेक्रोसिस्टोराइनोस्टमी एक प्रोसीजर होता है, डीसीआर, ठीक है। या पीडियाट्रिक बच्चों में कई आई की एनोमलीज होती हैं, हमने अभी बेसिकली डिस्कस नहीं किया था, मैं बोल देता हूँ। वैसे पीडियाट्रिक सॉरी जो आई की एनोमलीज होती हैं, कंजेनिटल कैटरेक्ट्स भी होते हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, तो जिसके उसके अंदर आपने वही जो पीडियाट्रिक के सारे कंसर्न है वो बता देने, ठीक है। शॉर्ट एनेस्थीसिया होगा, अक्सर ये ईयूए के बारे में ये भी आपको सिनेरियो बना के पूछ सकते हैं कि भाई एक बच्चा है छोटा सा, उसको कंजेनिटल कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए उन्होंने एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया करना है, तो आपने बेसिकली बिल्कुल अपने आप को परेशान नहीं होना। ये ईयूए सिर्फ एक माइनर सी चीज है, बाकी सारी बातें कॉमन है, ठीक है। और आप इसमें यही बता सकते हैं कि आपने यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एयरवे को सिक्योर करना है, मास्क पे नहीं बताना, क्योंकि एक तो मास्क रखे का आप करवा ही नहीं सकते, तो आपने एयरवे को सिक्योर करना है। इवन एलएमए से भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको सर्जन के साथ इंटरफेरेंस हो सकती है, तो सेफ यही होगा कि एलएमए कैन बी यूज बट प्रेफर एंडोट्रेकल इंटूबेशन, ठीक है। अक्सर लोग बच्चों को स्पॉन्टेनियस में करने का बता देते हैं, ये भी सेफ टेक्निक नहीं है, ये एग्जाम में आप डिफेंड नहीं कर सकते, तो इट इज बेटर नॉट टू से यूज, ठीक है। तो उसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई आई साइंस, ये हम लोगों ने इनको मैंने टास्क दिया था क्योंकि मुझे भी इस वक्त बहुत अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन ये एकदम से क्वेश्चन आया है, ये एमसीक्यू के रेफरेंस से भी है कि व्हाट आर आई साइंस इन डिफरेंट डिजीजेस, ठीक है। और उसके अलावा आई ब्लॉक्स के बारे में कुछ बात की है, और एमसीक्यू वाले जो हैं वो आई की एनाटमी के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक पढ़ लें। आईओपी कैसे एक्वस ह्यूमर की किस तरह प्रोडक्शन होती है, कितनी प्रोडक्शन होती है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे ड्रेनेज होती है, या आप लोगों से किसी भी एमसीक्यू में, आईएमएम में कहीं भी पूछा जा सकता है बेसिक साइंसेस के रेफरेंस, ठीक है। तो अब अजहर, ओवर टू अजहर। एमसीक्यू के रेफरेंस से अजहर कोई आपने बात बतानी है तो बताइए प्लीज। सर मोस्टली जो है ना, अभी हम 2-3 दिनों में हमने जो एमसीक्यूज में सारा जो मेजर बुक्स हैं एमसीक्यूज की, वही मैं देख रहा था।
कि हमने जो है ना वो कर लिया है ये कवर मोस्ट टॉपिक्स को। जो टॉपिक्स हैं उसमें ऑक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स बहुत आ रहा है, और ये जो फैक्टर्स हैं कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर किस तरह कम होगा या किस तरह ज़्यादा होगा, तो उसमें मेडिसिन, उसकी पोजीशनिंग और दूसरी मैनुअर्स जो है ना वो काफ़ी पूछे गए हैं सर। और उसके अलावा जो नाइट्रस ऑक्साइड का था जो रेटिनल डिटैचमेंट के लिए जो है ना वो कंट्राइंडिकेटेड है, टाइम कितना है, कितने उससे पहले करना है, कितना बाद में करना है, इस तरह के सर मेनली क्वेश्चन जो है ना वो एमसीक्यूज में आए हैं सर। हाँ जी, तो बस तकरीबन हम लोगों ने ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। एक्चुअली देखें ये टॉपिक ऐसा है कि लोग भूल जाते हैं। ठीक है सुहेब, आपको समझ आ गया ना? तो आपने चीजों को तो देखो, डिफॉल्ट चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, लेकिन कोशिश करना है कि माहौल के हिसाब से उसको फिट करना है। समझ आई? जैसे आपने अभी सीबीसी बताई, तो सीबीसी में सबसे पहले आपने प्लेटलेट बता दिया, तो वो इट डजंट मेक सेंस ना। समझ आई? तो इस तरीके से कोशिश ये करो कि जो चीज आप बोल रहे हो पहले सोचो कि आपका उसका किस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करोगे। और जो है ना बाकी जो जूनियर्स हैं वो लोग इसको आई के अंदर और ईएनटी के अंदर, दोनों के अंदर एक दो बातें और कॉमन ये होती हैं कि आपको शेयर्ड एयरवे, तकरीबन एयरवे की लिमिटेड एक्सेस होती है। मतलब शेयर्ड एयरवे तो नहीं बोलेंगे आई में, लेकिन एयरवे की लिमिटेड एक्सेस होती है क्योंकि वहीं पर सारा कवर किया होता है, तो सर के डिस्कनेक्शन वगैरह हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आई से रिलेटेड, हाँ पोजीशन रिलेटेड, प्रोन पोजीशन के अंदर आई के अंदर क्या होती है चीजें, वो भी आप इसी के साथ पढ़ लें। ठीक है, इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, और हाँ एक और बात याद आ गई मुझे, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। ठीक है, जो मतलब बेसिकली प्रीमेच्योर बच्चों में जो न्यू वैस्कुलराइजेशन हो जाती है उसके अंदर जो होती है। फिर उसके बाद यहीं पर आप पढ़ लें। देखें, आप कहेंगे कि ये अजीबोगरीब तरीका कह रहे हैं आप, जब आप लॉन्ग केस कभी किसी जमाने में देने के लिए जाएंगे ना, तो वहां पर परेशान हो रहे होते हैं लोग कि जी हाइपर जो है ना हाइपर टेंशन के अंदर क्या फाइंडिंग्स होती हैं और डायबिटीज के अंदर क्या फाइंडिंग्स होती हैं। तो आप सिर्फ लेयर मूड में सिर्फ एक दफा ऐसी बर्ड आई व्यू नजर मार लें कि भाई जो फंडोस्कोपी होती है उसमें यूजुअली क्या क्या फाइंडिंग्स होती है। ठीक है, तो ये आपको क्योंकि ये हाइपरटेंशन में, डायबिटीज के अंदर, या फॉर एनी रीजन अगर रेटिनोपैथी हो रही है तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहीं पे वटएवर कहीं पे आपको पता होना चाहिए। चलें, ठीक है। और इसके अलावा बाकी हम लोगों ने सारा कर लिया है। अपने बारे में मैं एक दो बातें बता दूंगा कि मेरे रिकरेंट मुझे यूवीआइटिस होता रहा है, तो आई के बारे में मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे ये जो ये जो है ना सबटिनॉन ब्लॉक्स मुझे लगे, और मैंने बहुत सफ़र किया है इस मामले में। मुझे रिकरेंट यूवीआइटिस था, मेरा HLA-B27 पॉजिटिव, तो उसकी वजह से मुझे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई 4 साल जब मैं रहा हूँ ट्रेनिंग के दरमियान में, मेरे ख्याल है कि मुझे 8-10 दफ़ा इंजेक्शन लगे, क्योंकि वो स्टीरॉइड से ठीक ही नहीं हो रहा था, इतना सीवियर हुआ था। और उसके अंदर बाकी जो दवाइयाँ लेते हैं तो उसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे ही आप ट्रोपिकामाइड या साइक्लोपेंटोलेट डालते हैं तो टैकीकार्डिया ऐसा दबा के होता है थोड़ी देर के बाद कि आपकी तबीयत साफ हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट आई। अच्छा, 5 मिनट में हम जल्दी से, हमारे पास ये टाइम है, तो जो कल सिनेरियो मैंने लिवर का भेजा था वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सारा आपको वो सिनेरियो याद है? 55 साल का बंदा, अपर जीआई ब्लीड, हेमेटोमेसिस और मलीना के साथ, ठीक है, नोन केस ऑफ CLD। तो उसको आपने कैसे एवेलुएट करना है और कैसे प्रोसीड करना है। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, क्योंकि 5 मिनट में ये वैसे भी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, एंड आई विल नॉट बी सेंडिंग अनदर लिंक, आई हैव टू गो समवेयर। चलिए शाबाश। Sir, 55-year-old man with CLD. Yes, CLD with melena and hematemesis. ठीक है, तो पेशेंट blood pressure 80/40, heart rate 120. हार्ट रेट 80/40, सॉरी ब्लड प्रेशर 80/40, हार्ट रेट 120। ठीक है, तो वो इमरजेंसी में मैनेजमेंट के लिए आपको बुलाया गया है, तो उन्होंने अपर जीआई एंडोस्कोपी करनी है टू मैनेज। ठीक है, तो व्हाट विल बी योर कंसर्न्स एंड हाउ विल यू मैनेज? Sir, we'll start with airway, breathing and circulation. Airway में patient को हम 100% oxygen देंगे, and if the GCS is below 8, then we will intubate the patient. We'll send the ABGs, and evaluation and management will go side by side, and we'll take the IV line and start fluid resuscitation.
and so if he needs blood then we will replace the blood and since इसके अंदर आपको पता है कि एक चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर गई हैं, वो आप बोल दें उसी वक्त तो ज्यादा बेहतर है कि आपने डिस्कस करना है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से या सर्जन से जो भी जी कर कि रहा क्या है, तो उसका प्रोसीड करना है। क्या प्लान है, जी जी सर, क्या कि प्लान वो है, whether he wants देयर आर सो मेनी वेज, ठीक है। उसके अंदर वो मेडिकल, व्हाट आर द मेडिकल मैनेजमेंट इन इट इन एडिशन टू द रेस्क्यू रिससिटेशन, आपको क्या क्या नाम याद होने चाहिए मेडिकल मैनेजमेंट के रेफरेंस से? सर एक तो ये कि बेंडिंग करते हैं, वो एंडोस्कोपी करते हैं हेमेटोमेसिस में, ये मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, ये तो सर राइजिक एंड सैंडोस्टैटिन की इन्फ्यूजन रन करते हैं। सैंडोस्टैटिन राइसिक भी जो है ना वो तो अपर जो उस पे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चीज है उसके लिए है ना, जो वेरिसिल ब्लीड होता है ना, जो वेरिसिल ब्लीड होता है उसके लिए तो ऑक्ट्रियोटाइड इनहिबिटर होते हैं ना, जो बेसिकली सैंडोस्टैटिन है, वो टर्लीप्रेसिन, वो दिया जाता है, ठीक है। एक वो हो गई, उसके हीमोडायनेमिक इफेक्ट्स होते हैं, वो आपका एक कंसर्न है। जो उसके अलावा पेशेंट शॉक में है तो शॉक के कंसर्न है। दूसरे आपने ये बोलना है ना कि दिस पेशेंट वी हैव टू, ये एक सिर्फ इतने जुमले में आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। वो क्या जुमला है कि यू हैव टू असेस अकॉर्डिंग टू चाइल्ड पुक्स स्कोर सिवियरिटी ऑफ सीएलडी। और क्योंकि ये लंबा सिनेरियो है, यहाँ पे आप सिर्फ इतना ही बता देंगे ना कि असेस द न्यूरोलॉजिकल, कार्डियक, पल्मोनरी, रेस्पिरेटरी एंड अदर प्लेसेस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर आपने इतना भी बोल दिया ना और आपने चाइल्ड पुक्स का लाभ भी ले दिया है कि भाई चाइल्ड पुक्स के हिसाब से आप उसको स्ट्रेटिफाई कर लेंगे, रिस्क स्ट्रेटिफाई कर लेंगे कि ये कहाँ पे है और आपको क्या क्या करने की जरूरत है, बस इतना ही बहुत है। फुल स्टमक, चांसेस ऑफ एनकेफेलोपैथी, और पहले ही आप बता दें आईसीयू, ठीक है। तो आपने जब ये कंसर्न बताने हैं ना, तो क्योंकि आप लोगों को मैं खींच के मैंने फुल स्टमक होगा क्योंकि हेमेटोमेसिस हो रहा है। हाँ जी, ये मैंने बहुत खींच के आप लोगों को, यू आर मच बेटर। सुहेब के बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट है, आपका तो वैसे ही बहुत अच्छा था, सुहेब ने बहुत इंप्रूव किया है माशाल्लाह से, ठीक है। तो लेकिन अभी भी मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसमें आपने आईसीयू का भूल जाते हैं आप लोग। हिस्ट्री के लफ्ज से इतनी मोहब्बत है कि मैं खींच के अभी भी मोहब्बत खत्म नहीं होती। वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आप मैं हिस्ट्री लेनी होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली आपने बताना है कि क्या करना है। तो आपने हेपेटोरीनल सिंड्रोम, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम, कार्डियक फेलियर, चांसेस ऑफ हेपेटिक एनकेफेलोपैथी और कोएगुलोपैथी, रीब्लीड, उस वक्त आप करने की कोशिश की है, लेरिंगोस्कोपी करते ही उसको और ब्लीड हो गया, स्ट्रेस आया और उसको मजीद ब्लीडिंग हो गई है। तो ये सारी बातें आपने उस वक्त बतानी है, ठीक है। बाकी वो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन वाली अप्रोच वाली बात ठीक है, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स की वाली बात ठीक है। आपने उसको जो है वो हो सकता है पेशेंट को साइटिस भी हो, ठीक है, तो आपने वो आपके लिए एक रेस्पिरेटरी जो उसका इफेक्ट आ रहा होता है वो भी होता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपका इसमें आपका पूरा सीएलडी, वो पूछेंगे कुछ और लेकिन पूछ लेंगे वो पूरा सीएलडी। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए ब्लॉक्स में कि अगर लिवर के बात आई है तो आपने क्या बोलना है, ठीक है। और नुसरत के बारे में यही कहूंगा कि बड़ी देर कर दी तूने मेहरबान आते आते, तो अब आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग सर लिंक ही नहीं खोल रहा था तो मैं क्या करूं सर, मैं तो समझी कि शायद आपने फिर आपके इनवैलिड आ रहा था। इनवैलिड ये अब कैसे खुला है मुझे ये बताओ सर। अभी दूसरी आई है, दूसरी आईडी आई है, मैंने उस पर क्लिक किया है। वेरी गुड, मैंने तो एक ही दफा भेजा, मैंने तो कोई दूसरा सर मेरे पास बिलीव यू मी मेरे पास ये है, उससे पहले वाली में इनवैलिड आ रहा था। अच्छा चलो जैसे मैंने मैसेज भेजा। अब असल में चक्कर ये है कि आई हैव टू गो समवेयर। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, हम लोगों ने आई डिस्कस किया है और सीएलडी डिस्कस किया है। लेकिन सर आपने मैसेज भेजा 11:11 जब मैंने सर पूछा कि सर क्लास तो सकता आपने मैसेज ही नहीं भेजा था। मेरे सर मुझे सीएलडी डिस्कस करना था सर। आप सुन लें, तकरीबन हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह कल जो है ना, कल एक बेसिकली एक और गैदरिंग है, वो उसमें आप लोग भी शामिल हो जाना। वो बेसिकली डॉक्टर ताहिर ने एक सेशन रखा है 9 बजे, मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगा, यू कैन ज्वाइन। वो बेसिकली आपके लिए बहुत हेल्पफुल है अजहर, ठीक है। ठीक है सर, वो मैंने नाम बताया। सर वो किस पे है? वो अब ये खत्म होने वाला है, इसलिए मजीद क्वेश्चन आपसे मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।